अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जिनके बारे में बेटे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, लेकिन वो यहाँ पे आपको इजीली जो है वो फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर जो है रिपीट होते हैं, डैट्स वाई उनको मैं आप लोगों को आज रिटन फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में बेटे करवाऊंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ वो सारे राइट करने हैं और उनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं। चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। चैप्टर हमारा था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे आप लोग आएँ, पेज नंबर 149 अपनी बुक का बेटे ओपन करो। पेज नंबर 149। पेज नंबर 149 पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ मैटर। अगर आपको याद हो, मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि एनी थिंग, एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस बेटे जिसका मैस है, ठीक है, जिसका कोई वज़न है या वो वॉल्यूम जगह घेरता है, कोई जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज मैटर। फिर हमने क्या पढ़ा था कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। कौन कौन से थे? सॉलिड था, लिक्विड था और गैसेस थी। ये उसकी 4 डिफरेंट फेजेस थी, ठीक है। 4 डिफरेंट उसकी हम लोग कह सकते हैं हालतें थी, फेजेस थे, जिनमें से 3 जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं, चौथा जो है वो ज़रा कम पढ़ा जाता है। कौन कौन से जो आपकी बुक में 3 थे वो कौन से दिए गए थे? चौथा फेज़ उसका कौन सा है बेटे? वो प्लाज्मा है। सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड प्लाज्मा जो मैटर है डैट एग्जिस्ट इन 4 फेजेस। आपकी बुक में यहाँ पे सिर्फ 3 फेजेस दिए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने आपको क्या कहा? हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी और फिर हमने क्या कहा? मैटर एग्जिस्ट इन 4 फेजेस। कौन कौन से 4 फेजेस हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। आपकी बुक में बेटे यहाँ पे 3 फेजेस दिए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड और लिक्विड में भी आ सकते हैं, सॉलिड और गैस में भी आ सकते हैं, लिक्विड और गैस में भी आ सकते हैं, और गैस और सॉलिड में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है, बाजू का तीनों में आ सकते हैं, बाजू का किसी एक दो में जो है वो डिफरेंसेस आएंगे। ये डिफरेंसेस आज को बेटे हम लोग करेंगे। मैंने सारे डिफरेंसेस आप लोगों के लिए बेटे लिख के रखे हुए हैं और मैं आपको 1 बाय 1 ये सब डिफरेंसेस बताऊंगी। आप लोग यहाँ से देखो और अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर लो। हमने क्या किया? एज़ यूजुअल बेटे 3 मैंने कॉलम्स बना लिए। एक में मैंने क्या लिखा? सॉलिड, एक में क्या लिखा? लिक्विड, और एक में क्या लिखा? गैसेस। अब हम क्या करेंगे? इनके डिफरेंस देखेंगे कि ये जो मैटर के 3 फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनमें डिफरेंस क्या है, ये हम पढ़ेंगे। नंबर 1, सॉलिड हैड फिक्स्ड वॉल्यूम। आपको मैंने पढ़ाया भी था कि सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, लेकिन गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। नंबर 2 डिफरेंस, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। जैसे ये बॉल पॉइंट टेस्ट है मेरे हाथ में, ये पेपर है, नीचे आप लोग टेबल देख रहे हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है? सॉलिड हैं, क्योंकि इनकी एक डेफिनेट शेप है। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। दे टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि जिस कंटेनर में इनको डाला जाए ये उसकी शेप को इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। वाटर है, उसको आपने जिस बॉटल में डाला उस बॉटल का वॉल्यूम, जिस तरह की बॉटल की शेप होगी उस तरह का आपको वाटर उसी के अंदर अपने आप को उस शेप में एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं गैस की तरफ। नो डेफिनेट शेप। गैस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। सॉलिड की डेफिनेट शेप है, लिक्विड जो है वो टेक करेगा शेप किसकी? कंटेनर की, और गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं सॉलिड की तरफ। है सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बेटे वो क्या होता है? बहुत कम होता है बेसिकली, और जनरली ये जो है ना एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं, और इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। बट इन केस ऑफ लिक्विड इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो लेस होता है, कम होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। और गैसेस के केस में जो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर सपोज एक मॉलिक्यूल गैस का इधर है तो दूसरा इधर नज़र आएगा, तीसरा इधर नज़र आएगा। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या होता है? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैक्सिमम का मतलब है कि इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, मैक्सिमम इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के मालिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हार्ड होती है, और उसको हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि तमाम के तमाम मालिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक डेफिनेट शेप जो है सॉलिड की देखने को मिलेगी। लिक्विड में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड की जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस होती है, यानी कि कम होती है, और गैसेस के केस में इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है, मिनिमम उसको हमने नाम दे दिया। नंबर 5 डिफरेंस अगर आप लोग देखो, द मालिक्यूल्स मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन। इनके जो मालिक्यूल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन क्या होती है कि आप दोबारा अपने ही इर्द गिर्द मूव करते रहो, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करते भी हो, मूव भी करते हो, तो वापस अपनी ओरिजिनल जो जगह है उस पर वापस आओ। तो सॉलिड के मालिक्यूल जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ही मूव करते हैं। लिक्विड के मालिक्यूल्स की बात करें, दे कंटिन्यूसली मूव पास्ट और स्लाइड ओवर ईच अदर। ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के आगे पीछे जो है ये मूव करते रहते हैं, और ऊपर नीचे भी एक दूसरे के स्लाइड होते रहते हैं। गैस मालिक्यूल्स की जो मूवमेंट है दैट इज़ नोन एज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होती है बेटे? वो मोशन जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस होती है, जिग जैग समझ लो, एक दफ़ा ऐसे गए फिर इधर चले गए इधर चले गए, डायरेक्शन लेस, कोई डायरेक्शन नहीं होती उसकी मालिक्यूल्स की, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, इस तरह की मोशन को जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। तो गैस मालिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो हैं, सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो फ्लो नहीं करते। फ्लो जैसे ये बॉल पॉइंट है, ये तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड कैन फ्लो। कोई भी लिक्विड है, वाटर है, मैं यहाँ पे फेंकूंगी तो वो आगे को मूव करना शुरू कर जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना। कोई भी लिक्विड है, इंक है, मिल्क है, कोई भी जूस है, वाटर है, बेटे जब भी आप उसको नीचे थ्रो करोगे तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, अगर यहाँ पे मैंने फेंका तो वो आगे मूव कर जाएगा, उसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। गैसेस भी फ्लो करती हैं, गैसेस कैन आल्सो फ्लो, लेकिन सॉलिड जो हैं वो फ्लो नहीं करते। लेकिन गैसेस और लिक्विड के फ्लो में डिफरेंस है वो आपने अभी नहीं पढ़ना, अभी आपके कोर्स में नहीं, आप सिर्फ इतना याद करोगे। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दे हैव नो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि आप उसमें क्या करोगे? दे हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। और लिक्विड को हम स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, दे हैव स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी। और गैसेस को हम क्या कह सकते हैं? दे हैव हाईली कंप्रेसिबल, इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये एक इनका मेन डिफरेंस आपने याद रखना है। कंप्रेस का मतलब होता है हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड, अगर इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूँ तो बॉल पॉइंट टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड हैव नो, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई इसके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन गैस के ऊपर हम कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे करेंगे? नो कंप्रेसिबिलिटी, स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 8 डिफरेंस की तरफ। नंबर 8 डिफरेंस आपके पास क्या दिया गया है? सॉलिड को हम क्या करेंगे? ये डिफ्यूजिबिलिटी इसकी ज़ीरो होती है, ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटे? आपने पढ़ा हुआ है, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी मालिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जैसे मैंने सपोज यहीं पे जहाँ मैं बैठी हूँ अभी, मैंने परफ्यूम की बॉटल को स्प्रे किया, तो यहाँ पे उन मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इक्वली सारे रूम में स्प्रेड हो जाएंगे। इस तरह की ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड में जो डिफ्यूजन है वो क्या होती है? नहीं होती, नो डिफ्यूजिबिलिटी। लिक्विड में स्लाइट है, जबकि गैस में जो है वो बहुत हाई डिफ्यूजिबिलिटी होती है। आपके घर में परफ्यूम्स हैं, जैसे स्प्रे बॉटल्स हैं, जो आपने देखा होगा कि स्प्रे बॉटल्स जो होती हैं उनको वो जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। तो गैस जो है डैट इज़ हाईली डिफ्यूजिबल, ठीक है। ये हाई डिफ्यूजिबिलिटी है इसकी कम है और इसकी होती ही नहीं। नंबर 9 पे हम चलते हैं। नंबर 9 प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड हैव हाई रिजिडिटी, इनकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हार्ड होते हैं। इनकी रिजिडिटी कम है और इनकी रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होती, दे हैव नो रिजिडिटी। नंबर 10 पे हम लोग लिखते हैं नो डिफ्यूजन। मैंने पहले ही बता दिया सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती। अब ये तो नहीं है ना कि मैंने बॉल पॉइंट यहाँ पे रखा, मैंने इसको दबाया, कुछ भी किया, ये तो नहीं हो सकता कि बॉल पॉइंट के पार्टिकल सारे कमरे में फैल जाएं। नो, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती।
लिक्विड में डिफ्यूजन होती है लेकिन कम होती है, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा हाई डिफ्यूजन कहाँ होती है, गैस में होती है। तो गैस में डिफ्यूजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, और सॉलिड में डिफ्यूजन होती ही नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं हम डेंसिटी की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, डेंसिटी की। डेंसिटी आप लोग पढ़ के आए हो, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, डेंसिटी कहते थे। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दे हैव हाई डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी लो होती है, और गैसेस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, ठीक है। लिक्विड की इंटरमीडिएट होती है, यानी कि ना ज़्यादा ना कम, मतलब मिडल में होती है, ठीक है, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। और गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर टाइम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इन द एंड, सबसे एंड पे जो डिफरेंस हमने मैंने मेंशन किया वो क्या किया, मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की एग्जांपल्स बेटे यहाँ पे लिखी। एग्जांपल में हमने क्या लिखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। कॉमन एग्जांपल इसकी सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, मेरे हाथ में ये बॉल पॉइंट है, ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। पेपर कॉमन एग्जांपल है, टेबल कॉमन एग्जांपल है। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स किसकी हैं, सॉलिड की हैं। आगे हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या आता है, ऑल फ्लूइड्स, हर तरह के फ्लूइड्स। उसमें आपका वाटर आ सकता है, जूस आ सकता है, पेट्रोल आ सकता है, डीजल आ सकता है, यानी कि जो भी फ्लूइड्स हैं वो तमाम के तमाम किसके अंदर आएंगे, लिक्विड्स के अंदर आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम गैस की तरफ। गैसेस की एग्जांपल्स में मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल्स हमने लिख दी, गैसेस की। कॉमन एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आप सबको पता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेटे ये हमने क्या राइट कर लिया, ये हमने किए डिफरेंसेस। किसके डिफरेंसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से करवा दिए हैं। अगर आपके पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आता है, तो 4 या 5 लिख देना, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि सारे के सारे डिफरेंसेस जैसे मैंने आपको राइट करवाए हैं एज इट इज़, हू बहू सेम के सेम आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही लिख के आना, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिए, हमने जो मैटर के डिफरेंट फेजेस थे, डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनके डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम देखें तो बेटे यहाँ पे आपकी बुक में क्या दिया गया, आपकी बुक में दिया हुआ था टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। क्या दिया है हमें, यहाँ पे दिए हुए हैं टेम्परेचर स्केल्स। 3 मेन स्केल्स आपकी बुक में यहाँ पे गिवन हैं। हमारे पास कौन कौन से स्केल्स हैं बेटे, हमारे पास स्केल्स हैं, सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है एंड केल्विन दिया हुआ है। आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, आगे हम एक्सरसाइज में भी एक कुछ करेंगे, और इससे थोड़े से हट के भी आ सकते हैं कि एक स्केल को आप लोग दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करोगे। हमने तो सिंपल एक यहाँ पे आपकी बुक में क्या दिया हुआ था, इंटर कन्वर्जन दी हुई है कि एक को आप दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन इंटू सेंटीग्रेड। इसके अलावा भी देखो केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटर वो उसको एक वो जो हमारी ये जो रिलेशनशिप है इसी को आपने रीअरेंज करना है। लेकिन मैं आपको रीअरेंज करके बेटे बताऊंगी, मैं आपको इसके नोट्स देती हूँ ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फील ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू एन अदर। हम ये कन्वर्जन बेटे अभी मैं आपको करवाने लगी हूँ, आप लोग मेरे साथ ये कन्वर्जन जो है वो करोगे। क्लियर। हम करेंगे कन्वर्जन, तो मैं आपको कन्वर्जन करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको उतारते जाओ और इसको आपने अच्छी तरह से करना है। अब ये आपने अच्छी तरह से कन्वर्जन करोगे कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स भी इसमें आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने इक्वेशंस को कन्वर्ट करना आपको आते हो, या आप वैसे भी इक्वेशन जो है वो लर्न कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, इसको 3 कॉलम बनाओ आप लोग, 2 ज़रा छोटे बना लेना है, एक को ज़रा बड़ा बना लेना है, क्योंकि इसमें हमने फार्मूलाज लिखते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे नॉन टेम्परेचर्स। मैं नीचे पेपर्स रख लूँ, ये बिल्कुल टेबल है, ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या हेडिंग देते हैं, हम हेडिंग देते हैं बेटे नॉन टेम्परेचर, KNOWN नॉन, और यहाँ पे मैं क्या दिख रही हूँ, टेम्परेचर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग दे लेंगे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स की हेडिंग दे लेते हैं हम लोग, ठीक है।
रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेम्परेचर, और यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग दे लेते हैं, फार्मूला, LAE, ज़्यादा है तो इसलिए ई भी साथ लगाया, प्लूरल हो गया, फार्मूला एंड फार्मूले, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 लिखेंगे। अगर आपका नॉन टेम्परेचर सेल्सियस हुआ, क्या मैंने लिखा, सेल्सियस, आपको जो नॉन टेम्परेचर है, जो पता है, जो दिया गया है, वो सेल्सियस हुआ, और आपने उसको कन्वर्ट करना हुआ फ़ारेनहाइट में, किस में, फ़ारेनहाइट में, देन आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप लिखोगे फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32, क्लियर। अगर आपका नॉन टेम्परेचर सेल्सियस होता है और आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है, KELVIN, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, K इज इक्वल्स टू C के साथ डिग्री लगाते हैं, प्लस 273.15, क्लियर हो गया। थर्ड लिखते हैं हम फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को अगर आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सेल्सियस इज इक्वल्स टू F माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1.8, वही है, उसी को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट, इसको किस में आप कन्वर्ट करेंगे, अगर केल्विन में करना हो, देन क्या करोगे आप लोग, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप लोग करोगे K इज इक्वल्स टू F, यहाँ पे डॉट, प्लस हमारे पास क्या देगा 459.67 डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक है। अब अगर आपके पास केल्विन हो, नॉन टेम्परेचर क्या हो, केल्विन हो, केल्विन को आपने किस में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस में, तो आप लोग क्या करोगे, सेल्सियस इज इक्वल्स टू K माइनस 273.15, सिंपल है ये तो। अगर आपके पास फिर केल्विन दिया हो, यहाँ पे केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है हमने, फ़ारेनहाइट में, व्हाट कैन वी डू, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू K माइनस 459.6, ये मैंने क्या बना दिया, ये हमने कर लिया इंटर कन्वर्जन। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको ऐसे क्लोज करो, क्लियर हो गया। इसको हम करेंगे क्लोज, और यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं अपनी कि हमने ये कौन सा टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर मैं आपको इसको दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है बेटे। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स का टेबल ड्रॉ कर लिया। किसका टेबल ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं कन्वर्जन्स ऑफ टेम्परेचर, फ्रॉम वन स्केल टू एन अदर। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये टेबल है, मैंने ड्रॉ किया कि एक टेम्परेचर स्केल को आप दूसरे स्केल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका नॉन टेम्परेचर यानी कि आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया और आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो बेटे आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है और आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप कौन सा यहाँ पे यूज़ करोगे फार्मूला, वो मैंने राइट किया। देन अगर आपका नॉन टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर आपको पता है, जो दिया गया है, वो फ़ारेनहाइट में और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपका नॉन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है और उसे आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास केल्विन। अगर नॉन टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर आपको मालूम है, जो पता है, जो दिया गया है, वो केल्विन में हो,
उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर आपका गिवन टेम्परेचर नॉन टेम्परेचर केल्विन में है और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देन आप ये वाला यहाँ पे फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने टेबल ड्रॉ किया, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। बेसिकली ये तीन ही फार्मूलाज हैं, आपकी बुक में भी तीनों गिवन है। कौन कौन से? सेंटीग्रेड के, फ़ारेनहाइट के और केल्विन के। लेकिन उनको इंटर कन्वर्ट खुद ही हमने करना था, आपसे करना मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको टेबल की फॉर्म में इनको ड्रॉ करके दे दिया है, ताकि अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको मैंने क्या बताया था कि बेसिकली तीन तरह के हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, स्केल्स हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है। आपकी बुक में यहाँ पे बेटे अक्सर दिया हुआ है कि जो तीन स्केल्स हैं उनके कंपैरिजन बताए हैं, सबका लो टेम्परेचर क्या है, सबका हाई टेम्परेचर क्या है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो भी जो है वो सबके आपको दे दिए गए हैं। अब ये सबके जो टेम्परेचर के जो जनरल टेम्परेचर्स हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर तीनों स्केल्स में, ये सब भी मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में राइट करवाऊंगी, क्योंकि ये आपके MCQs में आते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इसको राइट करो, ठीक है? आपने कॉलम बनाना है पेपर में, आपने 4 इस तरह के कॉलम बनाने हैं, 3 आप शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, एक बड़े फॉर्म में बनाएं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, हम सपोज यहाँ पे हेडिंग देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पहले हेडिंग देंगे, आप लोग इधर हेडिंग दो टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं केल्विन, CEKELVINS, और इसका कैपिटल K साइन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस, CELCIUS, ब्रैकेट में आप लोग इसका सिंबल डाल दो C का। और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री के साथ आप लोग क्या लिख लोगे, फ़ारेनहाइट, HEIT, और इसका सिंबल भी यहाँ पे आप राइट करेंगे। डिग्री का साइन यहाँ पे आता है इस साइड पे, ठीक है? F के बाद नहीं बल्कि F से पहले आएगा। क्लियर? मैं आपको क्या बता रही हूँ, सम बेसिक यानी कि बेस लाइन टेम्परेचर्स जो हैं 3 डिफरेंट स्केल्स पे जो आ रहे हैं वो सारे मैं आपको राइट करवाने लगी हूँ। पहला हम यहाँ पे जो राइट करेंगे वो क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तीनों स्केल्स पे क्या होता है, केल्विन में बॉइलिंग वाटर कितना होता है, 373.15, सेल्सियस पे कितना है, 100, फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, 212। क्लियर? अब नंबर 2 देखती हूँ, मैं आपको टेम्परेचर बताती हूँ। नंबर 2 पे आप लोग आओ, मेल्टिंग, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, केल्विन पे कितना है इसका, 273.15, सेल्सियस पे 0 और फ़ारेनहाइट पे 32। नंबर 3, एब्सोल्यूट ज़ीरो। आपकी बुक में ये गिवन है बेटे, लेकिन वो पैराग्राफ की फॉर्म में है, इसलिए ज़रा उनको पॉइंट आउट करना आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो, ZERO, यहाँ पे क्या आएगा, 0 केल्विन में, यहाँ पे आ जाएगा 273, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -460। क्लियर हो गया? आगे इसी को हम लेके चलेंगे। 4th वन में हम क्या लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान, जो ह्यूमन बॉडी है उनका तीनों स्केल्स पे टेम्परेचर क्या होगा। सेल्सियस की बात करें, केल्विन की बात करें तो केल्विन पे जो मीन टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होगा, 310.15, सेल्सियस पे होगा 37 और फ़ारेनहाइट पे होगा 98.6। ठीक है, 98.6 से तो आप सब फैमिलियर हैं, ये ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। इससे ज़्यादा हो तो आपको फीवर होता है या आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं 5 पे। 5 पे हम कॉमनली कर लेते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, अक्सर बात करते हैं ना हम, रूम टेम्परेचर क्या है, TEMPERATURE,
रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर को अगर केल्विन स्केल पे हम देखेंगे तो डैट इज़ इक्वल्स टू 296.15। सेल्सियस में ये कितना होगा 72, और फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा रूम टेम्परेचर 23 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। एक और भी बता देती हूँ आप लोगों को, नंबर 6 पे अगर आप लोग, और डैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे वाटर फ्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमने पहले बॉइलिंग पॉइंट देखा, फिर मेल्टिंग देखा, मैं क्या लिखवा रही हूँ आपको, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम लोग केल्विन स्केल में देखते हैं तो डैट इज़ वो किसके इक्वल है, फ्रीजिंग पॉइंट वो इक्वल है 273.15 के। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको सेल्सियस में देखें फ्रीजिंग पॉइंट को, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और अगर फ़ारेनहाइट में हम फ्रीजिंग पॉइंट को देखें तो वो किसके इक्वल है, 32 के इक्वल। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर थे जो मैंने आपको राइट करवाए। ठीक है। ये मैंने टेबल की फॉर्म में लिखवा दिया है ताकि आपको अगर ये अच्छी तरह से आप लोग याद कर लो। ये आपने याद करने हैं, ये आपके पेपर में आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं और ये MCQs में भी आ सकते हैं, और ये आपकी बुक में भी गिवन है, लेकिन वहाँ से आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे या इनको जो है आपने अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। इसको टेबल को हम लोग बंद कर लेते हैं यहाँ से, और नीचे इस टेबल की मैं हेडिंग दे लेती हूँ। अच्छा, ये टेबल अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी हेडिंग दे लो आप लोग, सम बेसलाइन टेम्परेचर, बेसलाइन टेम्परेचर्स in 3 temperature scales. क्लियर। इसको समझ आ रही है बेटे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया जिसमें मैंने क्या लिखा, बेस लाइन टेम्परेचर इन 3 टेम्परेचर स्केल्स। कुछ बेसिक टेम्परेचर मैंने बताया। पहला हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तीनों स्केल्स पे क्या होता है, केल्विन पे 373 है, सेल्सियस पे क्या है, हमारे पास जो है सेल्सियस पे 100 है, और डिग्री में 212 है। ठीक है। इसी तरह मेल्टिंग हमने देखा कि आइस जो है वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है, आइस बेटे बर्फ़ की बात हो रही है। तो केल्विन टेम्परेचर इसका कितना है 273, सेल्सियस में क्या है 0 डिग्री पे वाटर जो है वो मेल्ट, आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और 32 पे अगर फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 32 पे ये मेल्ट होना शुरू होगी। फिर हमने देखा एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन स्केल का 0 है। अगर सेल्सियस में देखें तो ये -273 है, और फ़ारेनहाइट में कितना है -460 है। फिर हमने देखा टेम्परेचर किसका, मीन टेम्परेचर। मीन क्या होता है कि आपने 3 रीडिंग लेके उसको 3 पे डिवाइड करोगे तो वो आपका मीन आएगा। तो ये मीन टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं किसके, ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर हम केल्विन स्केल पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है 310 है। अगर हम इसको देखेंगे सेंटीग्रेड में तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 है, और फ़ारेनहाइट में कितना है 98.6। बेटे ये तो आपको सबको पता है ना, 98.6 हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर इसे एक्सीड कर जाए, इसे बढ़ जाए, तो हम कहते हैं ना इसको टेम्परेचर है 100 है या 102 है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको टेम्परेचर होता है, फीवर होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा रूम टेम्परेचर यानी कि एवरेज, इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, एवरेज रूम टेम्परेचर, AVERAGE, यानी कि ये एवरेज ली गई है रीडिंग। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जो एवरेज रूम टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल 296.15 है। अगर उसको सेल्सियस में देखें तो 72 है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो वो क्या है 23 है। फिर बात करते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। तो वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, और केल्विन पे क्या है 273, और इस पे क्या है आपके पास 32 है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स हैं जो मैंने आप लोगों को राइट करवा लिए। ये तमाम के तमाम टेम्परेचर्स आपने फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, आपने भूलने नहीं है। ठीक है। ये भी आप लोग टेबल अपनी नोटबुक पे उतार लें, और ये टेबल जो मैंने आपको करवाया है बेटे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, आपको मैंने
कंपैरिजन यानी कि डिफरेंसेस जो है वो डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर जो थे वो करवाए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंसेस हमने कर लिए थे। तो आज इस चैप्टर में हमने चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स राइट करवाए, ये आपने एज इट इज़ ही उतार लेने हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। टाइम क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।